आप सिर्फ अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर कितना बड़ा तूफान आया हुआ है इस बात का। पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं ये लोग के डीएम साहब, एडीएम साहब और एसपी साहब भी पूरा तरह से हमारे घर पे 24 घंटे एकदम जैसे ताक रहे, जैसे हम लोग ही अपराधी हैं, ऐसी तरह से हम लोग को जो कर रहे हैं। और हमने अपने बहन की डेड बॉडी के लिए बोला तो बोला अगर ये बताइए अगर उसको कोरोना से मर जाती तो आपको कुछ मिलता, ऐसे मुआवजा मिलता, ऐसे ऐसे हमसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं आपको कि कोरोना से मर जाती तो आपको कुछ मिलता। मतलब इस सरकार में इतना ऐसे ऐसे शब्द भी बोले जा रहे हैं। बताइए, ऐसे बोला कोई भी हमारे हाथ से कोई बोलता है तो हमारी बहन बेटी कोई बोलती है तो उनको चुप करा देती है, आप चुप रहिए, हमें बात भी करनी दीजिए। अपनी पोस्ट बता रहे हैं हम आज इतने बड़े उस पे बैठे हैं, किस वजह से बैठे, 1 करोड़ की आबादी में जैसे भी बैठे हैं। तो इतने पढ़े लिखे हैं, आज 8 साल की हम सर्विस में है, हमारे से ज्यादा तुम लोगों को ज्ञान है। पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? क्या बॉडी देख सकते थे तुम लोग? क्यों नहीं देख सकते? एक माँ से ज्यादा बच्ची के लिए क्या बड़ी चीज होती है बताओ। बच्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है माँ के लिए, माँ ही जान सकती है ना, हम लोग तो नहीं जान सकते। को भी नहीं दिखाया और रात में क्या कहते हैं अपने आप ही क्या कहते उन्होंने मट्टी, ये चारों मौजूद थे, ये डीएम, एसडीएम, एडीएम, इतना प्रेशर था और एसपी, चारों मौजूद थे उस टाइम जब इनको डेड बॉडी लेके गया था। तो इन्होंने तुमको जाने नहीं दिया? नहीं दिया, उन्होंने ऐसे ही आग लगा दी। हमने बोला था, मतलब डीजल डाल के इस तरीके से बनाया है, रात में उनको जला दिया। और ये भी नहीं पता ये जो बहन की जो डेड बॉडी थी वो हमारी थी या किसी और की थी। हमें तो एम्बुलेंस तो जाने दी, अगर जाने हमारी बहन बेटी गई थी वहाँ पर तो उनको लेडीज पुलिस और उनके जो कांस्टेबल उन्होंने उठा के पटक दिया, और मेरे ससुर जी उनकी छाती पर लात भी मारी उन कांस्टेबल ने, उनका दर्द भी हो रहा है अभी भी। तो बताओ ये कैसा हमारा न्याय हो रहा है? ये हमारा न्याय नहीं हो रहा। अधिकारी आए प्रेशर बना के हमें चंपा की बोले के क्या कहते चलो योगी किसी बात कराएंगे, पर हमें वहाँ न ले जाके सीधे क्या कहते PWD में लेके पहुँचे। वहाँ जाके कोई पुलिस वाला तो नहीं आ गया वहाँ मतलब पूरा प्रेशर बना के और क्या कहते हमसे क्या कहते वो उसमें साइन करा लिए और क्या कहते हाँ हमने कोई। सर मैं बोलना चाह रही हूँ, क्या डीएम साहब 25 लाख में अपनी लड़की की बॉडी बेच देंगे? आप बताइए। डीएम बोलते हैं एक मकान में 25 लाख रुपया देंगे, इतना तुम्हारे लिए मुआवजे के लिए कम है? हम लोग ये सब कुछ छोड़ के जाएंगे? अगर जो डीएम साहब की अगर बेटी के साथ ऐसा हुआ होता क्या वो बर्दाश्त कर पाते? वो बोलते हैं कि ईंट लगने की वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है, कोई चोट नहीं है, गले में चोट की वजह से वो लड़के मर गए। तो इतने दिन हॉस्पिटल में क्यों रखा उन्हें? बताइए, बिना किसी उसके ब्रेक हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्या थी मौत की? फिर बॉडी क्यों नहीं दिखाई दी? हम लोग चीख के बोलते रहे। और ये लोग मिले हुए कल एडीएम साहब जो हमारे अपराधी उनके माँ बापों से मिल रहे हैं, उनसे ये उनसे कर रहे हैं कि हम आप चिंता न करें, हम तुम्हारे पूरी तरह साथ हैं, पूरी मदद करेंगे। जो हमारे विपक्ष पार्टी है, जो लड़के अपराधी उनके माँ बापों से बात कर रहे हैं जाके ये लोग, हम तुम्हारे साथ हैं, हर चीज़ की कोई चिंता, हम पूरा उन पर दबाव बना रहे हैं। और हाँ कोई अधिकारी भी कहा तो वहाँ से बात करिए कि बॉडी सुरक्षित है या नहीं है। जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है हमें नहीं मालूम है कि क्या कहते बॉडी वही थी या आपको ये मालूम नहीं कि बॉडी कौन सी थी, वो बॉडी लेके आए या कुछ और लेके आए? उसमें आपने चेहरा नहीं देखा ना आपने कुछ देखा, बॉडी को केवल ये देखा है कि यहाँ पर कोई पुतला जैसा कोई चीज आ चुकी है यहाँ पर, आपने केवल इतना ही देखा। अपनी बेटी का कोई चेहरा या कोई कुछ नहीं देख पाया। शमशान में तो गया नहीं। उसकी जो डेड बॉडी वो ऐसे जला दी जैसे कोई लावारिस की जला देती है, ऐसे साफ से पेट्रोल छिड़क के, डीजल छिड़क के, और वहाँ पर जो पुलिस के जो अधिकारी कुछ लोग थे वहाँ पर हंस भी रहे थे उस समय। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो यहाँ पर बड़ी सुरक्षा के हिसाब से छुपा के करके हम यहाँ पर आया हूँ। मैं भीम आर्मी से मंडल संगठन सचिव कमल सिंह वालिया मेरा नाम है, और ऐसे ही आता रहूँगा, आपके बयान लेता रहूँगा। जय भीम।
हाथरस में क्या सच के पैरों में व्यवस्था ने बेड़ियां डाल दी हैं? ये सवाल आज इसीलिए उठ रहा है क्योंकि हाथरस में निर्भया के गांव तक ऐसा पहरा बैठ गया है कि मानो परिंदा भी पर न मार सके। नेताओं को रोका गया, ये कहा गया कि सियासी टूरिज्म कर रहे हैं। मीडिया को रोका गया और कहा गया कि एसआईटी की जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष के वकील को रोका गया और कहा गया कि वो बदतमीजी कर रही है। आज तक के कैमरे पर पीड़ित परिवार के एक लड़के का भी बयान है जो कह रहा है कि पुलिस वाले तो घर वालों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। ये पाबंदियां क्या किसी के डर से? क्या हाथरस पर पर्दा डालकर जिम्मेदारी से बचने के एहसास में सिस्टम हदें लांघ रहा है? किस पे चिल्ला रहे हैं? किस पे चिल्ला रहे हैं? चिल्ला रहे थे वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे। आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। आपने जितनी बदतमीजी अब से कुछ ही देर पहले मेरे साथ की है, आप बोलिए, कैमरे पर बोलिए। तुम्हारे जैसे लोग क्या होते? ये योगी सरकार के अफसर रात के अंधेरे में बेशर्मी से एक रेप पीड़िता का चुपके से अंतिम संस्कार कर दिया गया और दिन में सवाल पूछने पर झुंझला गए, बदतमीजी पर उतर आए। एडीएम जेपी सिंह की भाषा सुनिए। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस अफसर को गैंगरेप की शिकार हुई बिटिया पर सवाल पूछना अखरने लगा, लेकिन हद तो ये हो गई कि जांच के नाम पर पुलिस ने गांव को घेर लिया। कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात हो गई। सैकड़ों पीएससी के जवान गांव में मोर्चा संभाल कर खड़े हो गए। ये पूरे पुलिस वाले मुझे घेर कर इस गांव में खड़े हुए थे और लगातार धमकी दे रहे थे। आज तक के रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी लगातार पीड़िता के गांव से जुल्म की कहानी को रिपोर्ट कर रही, सच बाहर ला रही, लेकिन प्रशासन रास्ते में बैरिकेड लगाए खड़ा हो गया। आज गांव में चित्रा की एंट्री रोकने के लिए खुद एसडीएम साहब मौजूद थे। देखिए ये सामने वाले चेहरे को। एसडीएम सिर्फ एंट्री ही नहीं रोक रहे थे बल्कि बदतमीजी कर रहे थे। जब तक हमारा कैमरा बंद था, एसडीएम साहब का मुंह खुला हुआ था। वो धौंस दिखा रहे थे, धमका रहे थे। अपने अफसर का ये अंदाज देखकर साथ खड़े पुलिस वाले भी बदतमीजी पर उतर आए, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, एसडीएम साहब को सांप सूंघ गया, जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल से टीवी को म्यूट कर दिया हो। आवाज निकलनी बंद हो गई, जमीन झांकने लगे। पहले सच से मुंह चुरा रहे थे, अब कैमरे से मुंह छिपाने लगे। जरा गौर से देखिए ये सामने वाले चेहरे को। इन्होंने आकर झूठ की इतनी कहानी यहाँ पर गढ़ी है कि मैं क्या बताऊं। और जरा आसपास की पूरे फौज को दिखाइए। ये पूरे पुलिस वाले मुझे घेर कर इस गांव में खड़े हुए थे और लगातार धमकी दे रहे थे, मेरे साथ बदसलूकी कर रहे थे। अब मैं सीधे एसडीएम साहब, चूंकि अपना न चेहरा हटाया इन्होंने और ना ही अपना नाम ही बताया, लेकिन मेरे साथ जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा। और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूं? बोलिए आपकी मैं गलत खबर चला रही हूं? आप बोलिए कि मैं गलत, आप सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे सकते ना, आप पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूं। आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूं। यहां से आप कह रहे हैं कि मैंने आपको धमकी दी सस्पेंड करवाने की। मेरी इतनी हैसियत है? एक लड़की को आप लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं, मेरी इतनी औकात है क्या? आप बोलिए, पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूं यहां से खड़े होकर। आप बोलिए कि मैं पुलिस वालों का पक्ष नहीं ले रही हूं। आपने कितनी गलत बयानी की है मेरे साथ, आप बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूं। आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, समय आपको मौका दे रही हूं, बोलिए। और मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी, बताइए मैं गलत खबर चला रही हूं। एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा का मौन वाला ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा।
हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब कुछ नहीं सूझा तो थोड़ी देर बाद हाथ झाड़ कर निकल लिए। सर अपना नाम तो बताते जाइए आप। सर अपना नाम तो बताते जाइए। चले गए, धमकी देने के बाद आप चले गए। सीनियर अधिकारी हैं। पूरे गांव में नाकेबंदी थी, न कोई अंदर जा सकता था, न कोई बाहर निकल सकता था। मीडिया को पीड़ित परिवार तक पहुंचने से रोका गया। लेकिन कहते हैं ना, सच को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही विस्फोटक तरीके से बाहर आएगा। हाथरस में भी यही हो रहा है। पीड़िता का भाई पुलिस से नजरें बचाते बचाते खेतों के रास्ते मीडिया तक पहुंचाया और फिर उसने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। पीड़िता के भाई ने पुलिस की बर्बरता की पूरी कहानी मीडिया के सामने बताई। उसने कहा, परिवार को पुलिस ने घर में कैद कर दिया है। लड़की के घर वालों के फोन छीन लिए गए। पीड़िता के परिवार से मारपीट के आरोप लगे। परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। ये बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं। छुपके नहीं। पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा तो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके जिसने डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हुए। किस पे चिल्ला रहे हैं? चिल्ला रहे हैं। अभी तो वो बात कर ही रहा था, इसी बीच पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई और वो वहाँ से खेत के रास्ते भाग निकला। यानी हाथरस की सच्चाई छिपाने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। हाथरस के डीएम परिवार को धमका रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है। हाथरस के अफसर मीडिया को धमका रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे छिपाने के लिए इतनी जोर आजमाइश चल रही है। पीड़िता के परिवार पर इतने पहरे क्यों? मीडिया को रिपोर्टिंग से क्यों रोका जा रहा है? क्या पीड़िता के परिवार की आवाज दबाई जा रही है? क्या पुलिस सच बाहर आने से रोक रही है? जिस तरीके से गांव की हर एंट्री पर भारी पुलिस बल खड़ा है, उससे तो यही लगता है कि सच से अफसर घबरा गए हैं। आप सरकार पर दबाव डालिए, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बिठा दी है। एसआईटी की जांच 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी, कोई चीज हम छुपाने वाले नहीं हैं। 2 दिन पहले रात के अंधेरे में परिवार की मर्जी के खिलाफ पीड़िता की अर्थी को तेल छिड़क कर फूंक दिया गया। जरा सोचिए, जिस परिवार ने अपनी बेटी को इतने दर्दनाक तरीके से खोया हो, उसे आखिरी बार उसका चेहरा देखने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। सवाल ये भी है कि तमाम प्रशासनिक अफसरों को ये सब करने की शक्ति कहां से मिल रही है? अफसरों को मनमानी करने का लाइसेंस कहां से मिल रहा है? चित्रा त्रिपाठी के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस, आज तक। शिवेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये जो पुलिस वालों के सस्पेंशन का जो ऑर्डर आया है, क्या इसमें मनमाने फैसले, जैसे रात के अंधेरे में बिना परिवार को बुलाए वहां पर अंतिम संस्कार कर देना, एक तरह से क्या हम ये भी समझें कि इन सारी चीजों से पल्ला झाड़ना है कि ये फैसले तो स्थानीय पुलिस ने लिए थे, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? देखिए कोशिश शायद कुछ इसी तरीके की हो रही है, क्योंकि अभी तक जो सस्पेंशन हुआ है वो एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर और जो थाने के पुलिस वाले हैं उन चंद पुलिस वालों को किया गया है। लेकिन एक नई बात जरूर इस पूरे मामले में है, जो शायद पुलिस की जांच को अपनी तरफ करने की कोशिश है या फिर फेयर जांच करने की कोशिश है। ये बाद में क्लियर होगा कि इस बार जो पुलिस वाले जांच में जुटे हुए थे और जो परिवार वाले हैं, जो वादी हैं और जो प्रतिवादी हैं, जो इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष के लोग भी हैं, उनका भी नार्को टेस्ट किया जाएगा। और शायद ये यूपी के इतिहास में, पिछली योगी सरकार की इतिहास में 3 साल में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि नार्को टेस्ट उन पुलिस वालों का होगा जो जांच में जुटे हुए हैं। क्योंकि उस रात ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रात में आनंद फानंद ये क्रिमेशन करना पड़ा और 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास बगैर परिवार वालों को किया गया। उसके पीछे क्या वजह थी, इसके लिए जो एसआईटी बनाई गई है उसने अपनी अब तक की 2 दिन की जांच के बाद ये रिपोर्ट दी है, इनिशियल रिपोर्ट, और उसके आधार पर ये काम किया गया है। लेकिन अभी तक डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, एसडीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ जो इस पूरी बात को इंस्टिगेट कर रहे थे। हालांकि जितनी भी कवायद है उसमें कहीं ना कहीं ये भी समझने की कोशिश होगी कि क्या वाकई ये फेयर जांच की कोशिश है या फिर वो कोशिश है कि जिसकी बिना पर इस पूरे मामले को नया मोड़ दिया जाए। बहुत
हैरानी की बात नहीं होगी कि यूपी की जो पुलिस है, जो सरकार है, वो ये कोशिश करे कि इस पूरी जांच को एक अलग दिशा दे दे, जिसमें कुछ नए ही तथ्य निकल आए। क्योंकि नार्को टेस्ट कराने के पीछे जो रीजन है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन फिलहाल वो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो डीएसपी, एसपी और जो इंस्पेक्टर और उसके अलावा कुछ सिपाही हैं, उनको निलंबित किया गया है और उसमें जो एसआईटी की जांच चल रही है। सही बात है, सस्पेंशन की बात तो फिर भी समझ में आती है, बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन सबका नार्को टेस्ट हो जाना ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्य में डालने वाला फैसला है। वैसे हाथरस जाने के लिए कल कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने जोर लगाया था। आज बारी टीएमसी के नेताओं की थी। बंगाल की सियासी जमीन वाली टीएमसी को हाथरस में कुछ और हासिल होता या नहीं होता, लेकिन योगी सरकार के खिलाफ हंगामे का मौका जरूर था। पीड़ित लड़की के गांव से कुछ दूरी पर टीएमसी का दल रोका गया तो वहीं पुलिस वालों से भिड़ गए। उधर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से हंगामा खड़ा किया और प्रियंका वाड्रा ने दिल्ली में पीड़ित लड़की के लिए वाल्मीकि मंदिर से प्रार्थना सभा कर राजनीतिक माहौल को गरमाया। वो क्रिमिनल उसको हत्या की और वो लड़की मर गई, तो आप लोग क्या कर रहे थे? लाठी लेके बंदूक लेके शर्म आनी चाहिए। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। हाथरस की जमीन पर 19 साल की लड़की की आवाज दबा दी गई। वो राजनीति के लिए काफी उपजाऊ हो गई है। अलग अलग नेता राजनीतिक फसल काटने के लिए इसी जमीन की तरफ देख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल हाथरस रेप पीड़िता के गांव तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन वो गांव के अंदर घुस पाते उससे पहले ही रोक लिए गए। जोर जबरदस्ती की, चकमा देकर निकलने की कोशिश की तो धर लिए गए। फिर धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की में डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। एक तरफ इस जमीन पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद हुई तो दूसरी तरफ इसी जमीन पर लाइट कैमरा एक्शन वाली राजनीति भी लगातार होती रही। कुछ छुपाना चाहते हैं, गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अकेले में जाती तो क्या होता? भारत देश नारी के लिए खतरनाक हो चुका। नारी का मान, नारी का सम्मान, नारी का जान खतरे में है यहाँ। तो ये तमाम टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन इनको बैरिकेड के बाहर ही रोक दिया गया है। तमाम की तादाद में आप देख सकते हैं पीएसी के जवान हैं, पुलिस फोर्स है यहाँ पर, लेकिन किसी को भी यहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बवाल बढ़ गया तो टीएमसी के सांसद वहीं धरने पर बैठ गए। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गांव को छावनी में बदलने वाली यूपी पुलिस पर तंज किए गए। सांसदों ने सवाल पूछा कि जब रेप की घटना हो रही थी तब कहां थे? वो क्रिमिनल उसको हत्या की और वो लड़की मर गई, तो आप लोग क्या कर रहे थे? लाठी लेके बंदूक लेके शर्म आनी चाहिए। आपको ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बदतमीजी की। A male, arrogant UP official pushed her on the ground. You saw that. जैसे ही अंदर घुसने के लिए हम कोशिश किया तो पूरा ब्लाउज पकड़ के वो जो लेडीज पुलिस है और हमारा जो सांसद है प्रतिभा मंडल ड्रेगदा उसके ऊपर लाठीचार्ज किया और ड्रेगदा तो नीचे गिर ही गए। देश में लोकतंत्र है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। वो एक पर्यटन चल रहा है, तो उस पर्यटन में कांग्रेस गई। अब अनेक पार्टियां जाना चाहती हैं हाथरस की तरफ, तो पर्यटन में ये भी जाना चाहते हैं, तो उसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है या उनका कोई दृष्टिकोण है। बस ये दिखाना है, और टीवी है, आप लोग हैं, कि मैं भी हूं ना। हाथरस कांड पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी एक्शन में थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस वहां भी तैयार थी।
काफिला रोक लिया गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जबरन बसों में भर दिया गया। हंगामा बढ़ा तो लाठीचार्ज हुआ। पुलिस की लाठीचार्ज की चपेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी आ गए। जो नेता हाथरस नहीं पहुंच पाए, उन्होंने हाथरस के मुद्दे पर लोकल प्रदर्शन किया। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से रोक दिया गया था। आज प्रियंका ने अपने लिए नया रास्ता निकाला। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में राजनीतिक लोकेशन बनाई और वहां पहुंच गईं। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करके माहौल में जोश भर रहे थे। प्रार्थना सभा भी हुई और जब माहौल गर्म हो गया तब प्रियंका गांधी ने योगी सरकार और उनकी पुलिस पर राजनीतिक फायरिंग की। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है। सूरज को के अस्त डूबने के बाद किसी के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते। परिवार से पूछे ऐसी चीज की जाए और हम सब चुप रहे। कल धक्का मुक्की में गिरने के बाद आज राहुल गांधी ट्विटर पर एक्टिव थे। वो सोशल मीडिया के मैदान में ही यूपी सरकार पर निशाना लगा रहे थे। राहुल ने लिखा, यूपी प्रशासन सच छिपाने के लिए दरिंदगी पर उतर चुका है। ना तो हमें न मीडिया को पीड़िता के परिवार से मिलने दिया गया, न उन्हें बाहर आने दे रहे हैं। ऊपर से परिजनों के साथ मारपीट और बर्बरता। कोई भी भारतीय ऐसे बर्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। इधर दिन भर हाथरस में यूपी पुलिस कांड कर रही थी तो यूपी सरकार के मंत्री बचाव की मुद्रा में उतरे हुए थे। एसआईटी जांच के लिए गांव में नाकेबंदी को जायज ठहराया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर हाथरस कांड में सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। अपने ट्वीट में योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी यूपी सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा और विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है, वचन है। सवाल ये है कि अगर सरकार में वाकई महिलाओं को इंसाफ देने की प्रतिबद्धता है तो फिर क्यों मीडिया को रोका जा रहा है? क्यों गांव वालों को पुलिस प्रशासन ने बंधक बनाकर रखा है? आखिर हाथरस प्रशासन क्या छिपाना चाहता है? चित्रा त्रिपाठी के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस, आज तक। ने हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप और मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में 12 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के डीएम और एसपी को सुनवाई में मौजूद होने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट पुलिस के अमानवीय बर्ताव और पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार कराने पर नाराज है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ इस मुद्दे को स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश उसने दिया है। चित्रा, ये बताइए कि परिवार से कोई संपर्क किसी तरीके का, मीडिया पर तो बंदिश है, राजनेताओं पर बंदिश है, क्या परिवार वालों पर भी बंदिश है कि वो बाहर नहीं निकल सकते? बिल्कुल, परिवार वालों पर भी बंदिश है। देखिए, अंदर जाने के लिए गांव में जिस रास्ते से होकर जाना जाता है, जहां पर चारों तरफ पुलिस का पहरा है, वहां पर सबसे पहले एक दरवाजा आता है उस परिवार का और उसके आगे दूसरा दरवाजा। दोनों दरवाजे को बंद रखा गया है। अंदर एसआईटी की टीम ने आज पूरे दिन पूछताछ की, चूंकि दूसरा दिन था और चारों तरफ पूरे गाँव के इस तरह का पहरा है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो, जैसे न जाने क्या हो गया हो। वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है जो अपने आप में श्वेता परेशान भी करती है, क्योंकि एसआईटी, ये बात हम सब समझते हैं, हम एक
जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, एक जिम्मेदार चैनल के हम सारे लोग जर्नलिस्ट यहाँ पर आकर जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। हमें पता है कि एसआईटी की टीम अगर जांच कर रही है तो उसको जांच करने देना चाहिए, लेकिन उसके बाद परिवार क्या चाहता है उसका पक्ष भी तो आगे आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि रात भर वहां पर जांच चलेगी, लेकिन परिवार के लोगों को अंदर ही बिल्कुल बंद करके रखा गया है। परिवार के लोग पहले इस बारे में आशंका, और देखिए 7 दिनों की जांच के बाद अगर 8वें दिन परिवार की ओर से कहा गया कि ये जितनी भी जांच या पड़ताल की गई है, जो कुछ भी लिखवाया गया, वो दबाव में लिखवाया गया, एसआईटी की टीम ने हमें सोचने समझने का मौका नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? यही तो सवाल है कि कम से कम उनकी बात भी आए, वो क्या चाहते हैं। एसआईटी की टीम ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही है? आपने एसआईटी की टीम के सामने क्या क्या बातें रखी? इन तमाम सवालों का जवाब मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की बात आई है श्वेता, उसमें 2 बातों को मैं जोड़ दूं। एक तरफ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई जो पहले से तय मानी जा रही थी, और आधी रात का तांडव अगर उस तरह का होगा, ये कार्रवाई तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। लेट हुई, देर आए, लेकिन दुरुस्त आए। अब दूसरे पक्ष पर आ जाते हैं, नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट। ये वादी और प्रतिवादी, यानी कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं और जिनके ऊपर आरोप है, उनका भी ये टेस्ट होने का मतलब ये है कि देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, जैसा कि बार बार पुलिस प्रशासन की ओर से जानकारी दी जा रही है। कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने आए हैं जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी वजह से ये फैसला लेते हुए कि वादी का भी, यानी कि वादी और प्रतिवादी, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों का नार्को टेस्ट करा के ये पता चल पाए कि इस पूरे मामले में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लेकिन इनसे आगे बढ़कर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एक लड़की जो अपनी माँ के साथ घास काटने के लिए खेत में जाती है, उसको लड़के घिसटते हुए लेकर जाते हैं बाजरे के खेत के अंदर। वो तमाम तस्वीरें श्वेता आप ही के बुलेटिन में, खबरदार में हमने देश के सामने रखी थी कि बाजरे की फसल किस तरह से पूरी दबी हुई थी। घिसट के उसको अंदर लेकर जाते हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। मैं बोल भी नहीं सकती, अब अच्छा भी नहीं लगेगा यहाँ पर उन तमाम बातों का जिक्र करना। उसके बाद उसके गले पर पूरा का पूरा यहाँ पर लिगेचर मार्क वो जो साफ साफ दिखाई देता है। पुलिस वाले क्यों नहीं बताते कि ये आरोपी लेकर खेत में क्यों गए थे उस लड़की को? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि माँ के साथ जो लड़की घास काटने के लिए खेत में जाती है, उसको घसीटते हुए सुबह के 9 बजे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है? कोई आधी रात का समय नहीं था, पूरा दिन था, दिन चढ़ रहा था। और गांव में आपको बता दें कि दिन की शुरुआत बहुत जल्दी होती है और शाम होने तक लोग अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। दिन की शुरुआत यानी कि एक पीक था, उस समय उसको घसीटते हुए ले जाकर उसके साथ बदसलूकी की जाती है। और मेडिकल रिपोर्ट, पूरे मामले की तफ्तीश हो रही है। एसआईटी की जांच जब आगे बढ़ेगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पुलिसिया बर्बरता जो आधी रात को देखी गई वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। यही कारण रहा कि माना जा रहा था कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई तय होगी। और फिलहाल इन तमाम 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी गाज गिर जाए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें अधिकारियों की यहाँ पर सामने आई हैं वो अपने आप में बेहद गैर जिम्मेदाराना उनके रवैये को दर्शाती हैं। इस पूरे मामले को आप ढंग से हैंडल कर सकते थे। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को साथ में लेते हुए आप अंतिम संस्कार पीड़िता का करा सकते थे। आपका जो असंवेदनशील रवैया पूरे मामले पर देखने को आया है, उसको आप संवेदनशील बनाकर एक परिवार की बेटी अगर मर गई है और परिवार इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, वो गरीब परिवार है, मजदूर। देखिए, इस देश में बहुत कम ऐसा होता है जब बहुत सारी बेटियों को आवाज मिले। ये एक घटना है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि और इसके साथ ही जो नई बात आ रही है वो ये कि क्या हाथरस की निर्भया के साथ बलात्कार नहीं हुआ था? ये कहना है उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार का। उनका ये दावा आधारित है उस फोरेंसिक रिपोर्ट पर जो कहती है कि पीड़िता के शरीर पर सीमन के ट्रेसेस नहीं मिले थे। सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था? क्या मरते समय पीड़िता ने अपने साथ गैंगरेप का जो बयान दिया था उसे नजरअंदाज कर दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब हाथरस कांड में रेप का मामला नहीं चलेगा? इन तीनों सवालों का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आखिर ऐसी कौन सी जल्दबाजी है जो यूपी पुलिस के डीआईजी प्रशांत कुमार ने फोरेंसिक रिपोर्ट आते ही ऐलान कर दिया कि हाथरस केस में रेप हुआ ही नहीं? क्योंकि यूपी पुलिस की दलीलों को तो कानून के जानकार और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ही नकार रहे हैं। Now today the FSL report from Agra has come, which clearly says that there has been no sperm is found on the collected samples. Hence, rape was not committed. मतलब पीड़िता के शरीर पर सीमन नहीं मिला तो लड़की का रेप हुआ ही नहीं। भला ये क्या बात हुई एडीजी साहब? क्योंकि कानून तो कहता है कि सीमन का न मिलना रेप न होने की गारंटी नहीं है। एडीजी साहब को शायद मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1994 में एक केस के दौरान साफ तौर पर कहा था कि पीड़िता के शरीर पर सीमन का न मिलना रेप को खारिज करने का आधार
नहीं हो सकता। साल 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि रेप को अपराध साबित करने के लिए पीड़िता के शरीर में सीमन की मौजूदगी साबित करना अनिवार्य नहीं है। तो एडीजी साहब थोड़ा स्टडी कर लेते कानून को, आसानी हो जाती सही निष्कर्ष पर पहुंचने में। लेकिन रेप को खारिज ही कर दिया है, तो ये भी बता दीजिए कि अब इस बात का निष्कर्ष क्या निकाला जाए। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। एडीजी साहब फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि रेप का आरोप झूठा है। तो ये भी बता दीजिए कि मरने से पहले पीड़िता ने जो आखिरी बयान दिया था वो भी झूठा था, क्योंकि उसमें तो वो अपने साथ गैंग रेप की बात कह रही थी। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे। पीड़िता अपना दर्द बयां करके चल बसी। उसके आखिरी शब्द यही थे कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। पीड़िता का परिवार कह कह कर थक चुका है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन यूपी पुलिस मानने को तैयार नहीं है। उसका पूरा जोर इस बात पर है कि पीड़िता के शरीर पर सीमन नहीं मिला। लेकिन सीमन मिलता कैसे? पीड़िता के साथ 14 सितंबर को दरिंदगी हुई और एडीजी साहब खुद कह रहे हैं कि फॉरेंसिक सैंपल तो 25 सितंबर को लैब भेजे गए, यानी 11 दिन बाद। लोगों ने आपको पूर्व में भी बताया था कि जब पीड़िता जो विक्टिम है, व्हेन शी वाज एडमिटेड इन एएमयू हॉस्पिटल, द फॉरेंसिक सैंपल्स वर कलेक्टेड ऑन 25th of September, and on same day it was sent to Forensic Science Laboratory at Agra. तो एडीजी साहब पीड़िता का बयान नहीं मानते, पीड़िता के परिवार का आरोप नहीं मानते, कानून की धाराएं नहीं मानते, लेकिन एडीजी साहब को सीमेन न मिलने पर रेप को खारिज करने से पहले ये तो पता कर लेना चाहिए था कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिला का 4 दिन के अंदर मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक घटना के 72 घंटे बाद मेडिकल टेस्ट में पीड़िता के शरीर पर सीमेन के ट्रेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 96 घंटे बाद मेडिकल टेस्ट हो तो सीमेन का ट्रेस मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हाथरस पुलिस ने तो पीड़िता के फॉरेंसिक सैंपल लेने में ही 8 दिन लगा दिए और सैंपल को लैब भेजने में 3 दिन और लग गए। किसी भी रेप केस या सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही विक्टिम का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, साइमल्टेनियसली या इमीडिएटली बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ताकि जो एविडेंसेस है वो बिना किसी कंटैमिनेशन के जो कलेक्ट किया जा सके। सबसे पहले तो जो विद इन 12 आवर्स होता है और मैक्सिमम अप टू 48 to 72 आवर्स होता है। 3 से 4 दिन तक के केसेस में हमारे यहाँ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए हैं वीएस फ्लाइट के अंदर स्पर्म्स जो है, और स्पर्म्स की अगर प्रेजेंस होती है तो चूँकि उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में डीएनए होता है, तो देन वी आर गोइंग फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग। तो उससे बड़ा स्पेसिफिकली हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये गैंग रेप में वी कैन पिन पॉइंट कि भाई कौन 4 लोग हैं या 3 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, तो ये आसानी से बताया जा सकता है। वैसे यूपी पुलिस की विश्वसनीयता तो इस केस में शुरू से ही सवालों के घेरे में है। उसे तो पीड़ित लड़की के आखिरी बयान वाले वीडियो में भी सच्चाई नहीं दिखी, लेकिन पीड़िता की जीभ दिख गई। वीडियो भी आया है जो कि स्थानीय पत्रकार लोगों ने लिया था, जिसमें पीड़िता ने स्वयं और उसकी मां ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। उस वीडियो में पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। तो जहां तक जीभ कटने की बात थी या काटने की बात थी, वो सरासर गलत थी। मतलब जीभ नहीं कटी थी,
रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी। यूपी पुलिस का पूरा जोर इसी बात पर है कि किस तरह से ये मामला दबा दिया जाए। लेकिन इस केस में कानून को भुला चुकी यूपी पुलिस एक और बात भूल गई, वो ये कि बैरिकेड लगा देने से सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हाथरस के सच पर जो पर्दा डाला जा रहा है, वो पर्दा जब गिरेगा तो यूपी पुलिस का सच भी बेपर्दा होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा और हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी पुलिस जिस तरह से इस केस को हैंडल कर रही है, उससे शक होता है कि कुछ तो है जो यूपी पुलिस छिपा रही है। और इस शक को पुख्ता भी खुद यूपी पुलिस नहीं किया है, वरना उसने सीमन न मिलने की रिपोर्ट पर गैंगरेप को खारिज क्यों किया, पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़े जाने से इनकार क्यों किया, परिवार की रजामंदी के बगैर रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई, हाथरस में पीड़िता के परिवार को मीडिया से दूर रहने के लिए क्यों धमकाया, हाथरस में मीडिया को जाने से आखिर क्यों रोका गया। ऐसा करके यूपी पुलिस को लगता है कि वो मामले को ठंडा कर देगी, लेकिन अब वो खुद इसमें अपने हाथ जला बैठी है। यूपी पुलिस की चुप्पी इस शक को और गहरा कर रही है। चित्रा, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, जिस तरह के सवाल अब इसमें उठ रहे हैं, उम्मीद बंद रही है वहां पर लोगों को? क्या सिर्फ परिवार वाले हैं ऐसे जो बाहर नहीं निकल सकते, या उनके आस पड़ोस के जितने लोग हैं उनमें से अब किसी से भी बातचीत की इजाजत नहीं? देखिए, डर का माहौल इस वक्त तो है उस गांव में, क्योंकि चारों तरफ पुलिस का पहरा है। और जब हमने गांव के भीतर जाकर, कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, एसआईटी की टीम जब पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और आज भी हमने कोशिश यही की कि बिल्कुल पास जाकर वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि पुलिस ने हमें बीच में रोक दिया। लेकिन उम्मीद तो है, देखिए एक आस की उम्मीद है। हालांकि परिवार वालों को घर के भीतर रखा गया है, लेकिन एसआईटी की टीम जांच करके अपनी रिपोर्ट क्या सौंपती है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बीच बीच में सीबीआई जांच की मांग भी परिवार की ओर से उठाया जा रहा है कि पूरे मामले में हमको, चूंकि जाहिर तौर पर एसआईटी उत्तर प्रदेश की है, तो एसआईटी से नहीं बल्कि सीबीआई से जांच कराई जाए, इस तरह की भी मांग लगातार उस परिवार से की जा रही है। आसपास थोड़ा डर और दहशत का माहौल है। देखिए श्वेता, हम सब जानते हैं इस खबर के कई पहलू हैं। एक तो बच्ची, उसके साथ हम सब खड़े हैं, उसको इंसाफ मिले, पूरा देश ये चाहता है। और लगातार आज तक इसीलिए हाथरस के इस गाँव में खड़े होकर, मौजूद रहकर ये सवाल पूछता रहा है कि आखिर सच पर पर्दा कब तक, हाथरस की बेटी को इंसाफ कब तक। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पक्ष जिसको दूर किए जाने की बहुत जरूरत है, वो ये भी है श्वेता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर एक बहुत बड़ा भेद देखने को मिलता है। उसको खत्म किए जाने की जरूरत है, क्योंकि अंदर जो गांव है वहां पर जो अपर कास्ट है उसकी संख्या ज्यादा है, जो निचला तबका है उसकी संख्या कम है। तो इसके मद्देनजर भी वहां पर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आगे आने वाले दिनों में किस रूप में मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि डर का माहौल भी उस घर में है। वो गरीब परिवार के लोग हैं, वो चाहते हैं, उनको लगता है मीडिया हमारे जाने की वजह से उन लोगों को एक ढांढस बंधा। उनको लगा कि दरअसल हम अगर उनकी बात रखेंगे तो उनके साथ कोई मजबूत खड़ा है। श्वेता, इस तरह का यकीन हम लोगों के ऊपर है। मैं जब वापस लौट रही थी तो परिवार की ओर से कहा गया कि दीदी आप लोग फिर दोबारा से कब आएंगे, लगातार इस तरह की बात उनकी ओर से की गई। तो अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, हमें रोका जाएगा, तो अंदर क्या हो रहा है, एसआईटी की टीम ने क्या पूछताछ की है, ये पता नहीं चल पाएगा। यकीनन एसआईटी की टीम, जो कल की तस्वीरें हमने देखी तो इसमें यही था कि एसआईटी के जुड़े हुए 3 अधिकारी कुर्सी पे बैठे हुए थे, बहुत सारे पुलिसकर्मी आंगन में वहां पर खड़े थे, परिवार के लोग भी चेयर पे बैठे हुए थे, महिलाएं घूंघट में होती हैं, वो अपनी बात वहां पर निकाल के, जो कल की तस्वीर है, क्योंकि आज की तस्वीर कैप्चर नहीं करने दी गई, तो उन तस्वीरों के जरिए ये समझ में आ रहा था कि एसआईटी के लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, और जो जवाब आंसर मिल रहा है उसको बाकायदा लिखा भी जा रहा है। उसको एक सिपाही बैठा हुआ था जो लगातार राइट डाउन कर रहा था। तो वही तस्वीरें तो देश के सामने आनी है। एसआईटी ने क्या पूछताछ की, आपने क्या जवाब दिया, यही बात तो पूरे देश में है। देश के कई शहरों में आज हाथरस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और राजस्थान के झालावाड़ से लेकर चंडीगढ़, पटना तक हाथरस मामले पर गुस्सा फूटा है। सच हमेशा कड़वा होता है, और एक कड़वा सच ये भी है कि जब हमने आज के खबरदार की शुरुआत की थी, तब से अब तक देश में बलात्कार की कई घटनाएं हो चुकी होंगी। औसतन देश में हर 15 मिनट में एक लड़की बलात्कार का शिकार होती। पंजाब के लुधियाना में 8 वर्ष की बच्ची के साथ एक युवक ने बलात्कार किया। झारखंड के खूंटी में 8 वर्ष की एक बच्ची के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, अमेठी, आजमगढ़ में भी बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं, और राजस्थान में भी सिरोही, बांसवाड़ा में देश की बेटियां दरिंदों का शिकार हुई। हमें लगता है कि अगर देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी है तो सिर्फ हाथरस की निर्भया की ही बात नहीं होनी चाहिए। देश की हर उस बेटी की फिक्र होनी चाहिए जो दरिंदगी का शिकार हुई है, और जो भी
महिला सुरक्षा के नाम पर नेता अपने राजनीतिक मकसद पूरा करना चाहते हैं। उन्हें चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य, सभी की बेटियों की फिक्र होनी चाहिए। बेटियों के लिए नेताओं की फिक्र सिलेक्टिव नहीं हो सकती। जा रहे हैं। राहुल और प्रियंका को अगर वाकई ऐसा लग रहा है कि हाथरस जाकर वो देश की बेटियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो हाथरस ना जा पाने की भरपाई उन्हें राजस्थान जाकर कर लेनी चाहिए। वहाँ तो सरकार भी अपनी है, कोई रोकेगा भी नहीं। वो 12 जा सकते हैं जहाँ 2 लड़कियों से गैंग रेप हुआ। वो बांसवाड़ा जा सकते हैं जहाँ 14 साल की बच्ची से 4 दरिंदों ने रेप किया। वो सिरोही जा सकते हैं जहां 8 साल की बच्ची को भी बलात्कारियों ने नहीं छोड़ा। आखिर हाथरस जाने की ही इतनी जिद क्यों है राहुल प्रियंका को? राजस्थान में भी तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी तो इंसाफ चाहिए। आप या विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली से नेता को बुलाओ, हम उनका अलाउ करेंगे। रास्तों में घटना तो दुनिया भर में, देश भर में होती है, हम अलाउ करेंगे। कोई बड़े बीजेपी के नेता बड़े से बड़े आए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरह वो 12 में जाए, भिवाड़ी में जाए, कहीं जाए, हम उनको अलाउ करेंगे जाने के लिए। पुलिस प्रोटेक्शन में अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। उनको ये कहने का अधिकार नहीं कि वो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। राहुल प्रियंका को हाथरस की निर्भया की फिक्र है, होनी भी चाहिए, लेकिन उन्हें राजस्थान की निर्भया नजर क्यों नहीं आती? राहुल प्रियंका को बांसवाड़ा की उस 14 साल की बेटी से क्या दुश्मनी है, जिसे घर से 4 दरिंदे उठा ले गए और गैंगरेप के बाद ऐसी हालत कर दी कि डॉक्टर भी उसे बचा नहीं सके। रात को 11 बजे मेरी लड़की उठा के ले गए, फिर भी उसके साथ में 4 जने बुरा हाल किया, उसका बुरा काम किया, और फिर वो हमारे ऊपर इल्जाम डालते कि तुम्हारी लड़की हमने ले गए, यूँ कह रहे। लेकिन हम यूँ कह रहे कि ऐसी बच्ची को तुम कितने मारो और कितने की करो, हमारे पहले इसे गिरफ्तार होना चाहिए, और वो भी मेरा लड़की 14 साल की है। राहुल और प्रियंका गांधी राजस्थान के सिरोही क्यों नहीं जाते, जहां 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई और हैवानियत की हद पार करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। राहुल प्रियंका क्यों नहीं राजस्थान पुलिस पर दबाव बनाते कि वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें? ये बहुत दुखद घटना हुई है, और जो आरोपी है उसको पकड़ने का प्रयास पुलिस कर रही है, और भी मैं राज्य सरकार को अवगत करा के पूरा एक स्पेशल टीम गठित करवा के प्रयास करेंगे कि भाई तत्काल इसकी गिरफ्तारी हो। और कहीं नहीं तो राहुल प्रियंका 12 ही चले जाएं, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप को लेकर पुलिस पर संगीन इल्जाम लग रहे हैं। पीड़ित लड़कियों का परिवार आरोप लगा रहा है कि उन्हें धमकाकर बयान बदलवाने की कोशिश की जा रही है। हाथरस की निर्भया तो अब अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी सुनाने के लिए इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन राहुल प्रियंका 12 की 2 बेटियों से मिलकर उनकी दर्द भरी कहानी तो सुन ही सकते हैं। कितने जने थे बेटे? पहले 2 ही थे, फिर पता है 2-3 और आए थे। सबने गलत काम किया? हाँ। कितने लोगों ने किया? वो 3-4 लोग आए थे बाहर। फिर क्या हुआ? फिर कैसे घर पर तुमने पता नहीं क्यों पूछा नहीं, पापा वगैरह को फोन क्यों नहीं किया? क्या धमकी देते थे वो? मम्मी पापा को मारने की। नहीं तो फोन करके बुलाया क्या था? मैं मुंह पे कपड़ा डाला था घर पे आके। कितने लोगों ने गलत किया तुम्हारे साथ में? ऐसे तो 2-3 थे, पर ऐसे पता नहीं है कौन कौन। बेहोश कर देते थे, गोली दे देते। दोनों साथ थे तुम क्या अलग अलग कमरे में थे? नहीं, दोनों बहनें थे साथ में। पर ये तो सिर्फ कुछ केस हैं जो अभी हाल ही में सामने आए हैं। राहुल प्रियंका को अगर बेटियों के न्याय की लड़ाई में वाकई इंटरेस्ट है, तो उन्हें ये जंग राजस्थान से ही छेड़नी चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष देश में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं राजस्थान में हुई है। वर्ष 2019 में राजस्थान में बलात्कार के 6000 केस सामने आए हैं।
इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर राहुल प्रियंका को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए कि वो बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन करें, लेकिन राजस्थान को भी ना भूलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा राजस्थान की बेटियों को कांग्रेस से उम्मीदें हैं। उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। वो तो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी बात पे विश्वास करते हैं, हम रिपोर्ट भेजते हैं, उस पर हमारे नेता विश्वास करेंगे। चाहे यूपी हो, राजस्थान या कोई और राज्य, रेप की शिकार देश की बेटियां ही होती हैं। 12 से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आज गांधी जयंती है। आज खबरदार में विश्लेषण को हम उस बात से विराम देना चाहते हैं जो 1936 में महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में कही थी। गांधी जी ने नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा था कि वो नारी जिसे हम अबला कहते हैं, जब वो सबला हो जाएगी तो समाज में जितने भी पीड़ित, दुखी और वंचित लोग हैं वो सक्षम बन जाएंगे। नारी के खिलाफ जो सामाजिक कुरीतियां भारत में रही हैं, जिस तरह के अत्याचार होते हैं, उन पर हमेशा परंपराओं का कवर चढ़ा दिया जाता है। शायद इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि परंपराओं के पानी में तैरना अच्छी बात है, लेकिन इसमें डूब जाना आत्महत्या के समान है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। को प्रेजेंटेड बाय माचो हिंट, फैशन बड़े आराम से। पावर्ड बाय पॉलीकैब वायर्स, कनेक्शन बचत का, कनेक्शन जिंदगी का। ड्रिवन बाय Hyundai स्मार्ट कार्स फॉर स्मार्ट इंडिया।